प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए जो उनका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसका फर्स्ट चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारा डिस्कशन का जो दो टॉपिक हमने लिया है, उसमें उग्रवादी राष्ट्रवादियों पर हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ उग्रवादी राष्ट्रवादियों के प्रमुख साधन क्या हैं, है ना, किन साधनों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने राष्ट्रवादी आंदोलन, अपने मूवमेंट को आगे चलाया, और उसके बाद जो उग्रवादी राष्ट्रवादियों का योगदान क्या रहा पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन में। इन दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उग्रवादी राष्ट्रवादी जो आंदोलन था उस पर कई प्रश्न अलग अलग तरीके से पुटअप किए जाते हैं। कुछ टॉपिक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, और ये दो टॉपिक हम आज कवर करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट जो मुस्लिम लीग पर बात होगी वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, सारे वीडियो जब तक हमने डिस्कस किए हैं या फिर आगे जो डिस्कस करेंगे, उन सबको व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से आप देखेंगे तो आप इस पूरी सीरीज़ का बेहतर तरीके से लाभ उठा पाएंगे। और वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको सारी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से दिखाई देंगे। या फिर आप अपने यूट्यूब में इस चैनल में जाके वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी आप सारे जो प्लेलिस्ट है और देख सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर और अदर जो कंपटीशन के सारी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है आपको इस चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज के इस जो वीडियो की शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उग्रवादी राष्ट्रवादियों के साधन अथवा कार्यप्रणाली। इसका मतलब यह है कि उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन जो नेता थे, उग्रवादी राष्ट्रवादी विशेषकर हमने देखा है कि लाल बाल पाल का नाम लिया जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये प्रमुख नेता थे। तो ये जो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन इनके नेतृत्व में चला, तो उन्होंने अपने इस आंदोलन में कौन कौन से साधन, कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी कार्यविधि को अपनाया, ठीक है, वो आप सामने देख पा रहे हैं। उनको आप पॉइंट आउट मैंने किया है। ये पहला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, स्वावलंबन। काफ़ी महत्वपूर्ण जोर उग्रवादियों ने दिया था स्वावलंबन पर। और उनका जो कटाक्ष इससे पहले जो उदारवादी जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, उसमें जिस प्रकार प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश शासन से अपनी मांगों को मनवाने का तरीका अपनाया जाता था, उसका ये काफ़ी विरोध करते थे और उस तरीके को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम देते थे। तो उसके विरोध करते हुए इन्होंने कहा कि स्वावलंबन तरीके से हम जो हमारी जो मांगे हैं उसको मांगें, क्योंकि हमें भिक्षावृत्ति की ज़रूरत नहीं है। एक हमारा जो आत्मविश्वास, आत्मबल, त्याग, बलिदान के द्वारा हमको जो स्वराज्य प्राप्त करना है। तो कहीं न कहीं इन्होंने स्वावलंबन पर काफ़ी जोर दिया कि भारतीय जो है वो स्वावलंबन तरीके से हम ब्रिटिश शासन से हमारी मुक्ति, मतलब जो ब्रिटिश शासन को यहाँ से भगाएंगे, न कि उनके हम सामने कोई भिक्षावृत्ति मांगेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कुछ कथन भी आप देख सकते हैं। इनसे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह प्रकार वो स्वावलंबन की मांग इन उग्रवादी राष्ट्रवादियों की थी। जैसा कि पहले कथन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि जो हमारा आदर्श दया याचना नहीं है, आत्मनिर्भरता है। मतलब हम दया याचना नहीं करेंगे कि आपसे कोई भिक्षावृत्ति नहीं मांगेंगे कि हमें आज़ादी दे, बल्कि हम स्वावलंबन तरीके से, आत्मविश्वास से हम ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करवाएंगे, ठीक है। तो ये उनका जो प्रण था, तो स्वावलंबन तरीके से। नेक्स्ट जो विपिन चंद्र पाल का भी आप कथन देख पा रहे हैं, स्वराज्य स्वावलंबन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वराज्य मतलब एक संप्रभु राज्य, खुद का राज्य हम स्वावलंबन से प्राप्त करेंगे, न कोई भिक्षावृत्ति से प्राप्त करेंगे। क्योंकि इनकी जो मुख्य उद्देश्य था, हमने कल देखा था
कि स्वराज्य की मांग करते थे। ये औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग नहीं करते थे। जिस प्रकार उदारवादी पहले औपनिवेशिक स्वराज्य की, मतलब ब्रिटिश शासन को रखते हुए ही वो एक तरह से भारतीयों की शासन में भागीदारी चाहते थे, जिसको कि औपनिवेशिक स्वराज्य बोला जाता है, वो नहीं चाहते थे। ये ब्रिटिश शासन से बिल्कुल मुक्ति चाहते थे। वो ब्रिटिश शासन का पूर्ण अंत करना चाहते थे, मतलब भारत को पूर्णतः आज़ादी दिलाना चाहते थे, एक पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्र राज्य चाहते थे। और उनका ये तरीका था कि हम ये भिक्षावृत्ति से नहीं, बल्कि हम स्वावलंबन तरीके से, त्याग बलिदान के द्वारा हम इससे स्वराज्य की प्राप्ति करेंगे। नेक्स्ट विद्यार्थियों, सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं, दूसरा साधन है निष्क्रिय प्रतिरोध। उग्रवादी जो राष्ट्रवादी थे, उग्र राष्ट्रवादी थे, उनका ये काफ़ी जोर था निष्क्रिय प्रतिरोध पर। ये एक साधन उन्होंने अपनाया और इसका मतलब ये था, जिस प्रकार पहले एक अंग्रेज़ों के प्रति जो आपने पढ़ा था, हमने उदारवादी यों के जो साधन पढ़े थे, उदारवादी कांग्रेस के नेता थे मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे, तो उनकी जिस प्रकार तरीका था कि संवैधानिक साधनों से और बिल्कुल वो ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति, बल्कि ब्रिटिश शासन को वो भारत के लिए वरदान मानते थे, तो ऐसी भक्ति की बात नहीं करते थे, बल्कि ये बात करते थे निष्क्रिय प्रतिरोध की। ये कहते थे कि मतलब ब्रिटिश शासन के प्रति कोई भक्ति नहीं हमें करनी है, बल्कि उनका विरोध करना है, उनके प्रति सहयोग नहीं करना है, उनके प्रति विरोध करना है। उनका पूर्ण अंत हम तभी कर पाएंगे उनके साथ भक्ति करके या सहयोग करके। ब्रिटिश शासन को हम यहाँ से नहीं भगा सकते हैं, मुक्त नहीं कर सकते हैं भारत को। तो पूर्ण स्वराज्य अगर चाहिए तो निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब उनकी हर नीति का विरोध करना, उनके प्रति सहयोग नहीं करना। तो ये निष्क्रिय प्रतिरोध का तरीका इन्होंने काम में लिया अपने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे चलाने के लिए। तीसरा आप देख पा रहे हैं बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। एक महत्वपूर्ण रचनात्मक तरीके थे ये तीनों। उग्र जो राष्ट्रवादी वे उनके ये रचनात्मक तरीके थे तीनों, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। इस पर काफ़ी जोर दिया। बहिष्कार का मतलब यहाँ पर ये था कि वे न केवल जो विदेशी शासन का वो, मतलब एक तरह से विदेशी जो वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, मतलब एक तो भाई विदेशी जो भी वस्तु है उनको नहीं अपनाएंगे, बल्कि स्वदेशी पर जोर देंगे। तो उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप से चलाया। एक तरफ तो बहिष्कार करने का, दूसरी तरफ मतलब जो स्वदेशी का। तो बहिष्कार के अंतर्गत उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे विदेशी वस्तुओं, विदेशी संस्थाओं, विदेशी कार्यालयों, विदेशी न्यायालयों, जो भी जो विदेशी नौकरियों, इन सब का बहिष्कार करेंगे। इनमें किसी में भागीदारी नहीं, विदेशी स्कूल कॉलेज उन सब का बहिष्कार करेंगे। और दूसरी तरफ सकारात्मक पक्ष ये कि उन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया। इसके अपोजिट उन्होंने जो स्वदेशी नौकरियों पर बल दिया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया, विदेशी जो वस्तुओं की होली जलाई उन्होंने, और स्वदेशी जो संस्थाएं हैं, स्वदेशी जो स्कूलों कॉलेज को खोलने पर जोर दिया। तो इस तरीके से, इन रचनात्मक तरीके से, और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया कि उसी के द्वारा भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को जो उन्नत बनाया जा सकता है, बेहतर, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा। तो उसके तहत उन्होंने जो भारतीय जो स्कूल है, भारतीय कॉलेजों की स्थापना है, और अलग अलग समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, भारतीय जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना, उनको अपनाने पर बल देना। तो ये जो तीनों रचनात्मक तरीके थे, इन पर इन साधनों को अपनाते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, ब्रिटिश शासन का विरोध। तो उनकी जो नीति का हिस्सा था, उनकी जो कार्य पद्धति का हिस्सा था, उनका ये साधन था कि ब्रिटिश शासन का हर मोर्चे पर विरोध करना, हर स्थिति में। क्योंकि इससे पहले उदारवादियों का तो ये था कि वो ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने पर बल देते। उनका मानना ये था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है, उनके साथ सहयोग करते हुए ही हम जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। हम ब्रिटिश जो शासन है वो न्यायप्रिय है। तो इस प्रकार की बातें करते थे इससे पहले जो उदारवादी कांग्रेस के नेता थे। लेकिन यहाँ जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उनका मानना ये था कि ब्रिटिश शासन का हर मोर्चे पर विरोध करना होगा। उनके प्रति भक्ति नहीं, बल्कि उनके प्रति सहयोग नहीं, बल्कि निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाना पड़ेगा। उनकी जो विदेशी, जैसे कि मैंने बताया कि रचनात्मक तरीके से विदेशी वस्तुओं, संस्थाओं, न्यायालयों, स्कूलों का सबका बहिष्कार करो, स्वदेशी पर बल दो, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दो, और हर मोर्चे पर, चाहे नौकरियों की बात करें, चाहे अन्य जो विधानसभाओं का बहिष्कार की बात करें, तो हर मोर्चे पर हर तरीके से ब्रिटिश शासन की हर नीति का एक तरह से विरोध करना, ये इनकी
जो आंदोलन का हिस्सा था, इस तरीका था, साधन था। तो इस तरीके से उनका मानना ये था कि इन साधनों को अपनाते हुए, जिन साधनों पर हमने चर्चा करी, ये सारे इन साधनों को अपनाते हुए ही हम ब्रिटिश शासन का अंत कर सकते हैं और भारत में को एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं। तो आपने देखा कि क्योंकि कई बार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यार्थियों कई बार प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि उग्र राष्ट्रवादियों को लेकर निबंधात्मक प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन और इसके नीति, सिद्धांत, जो साधन, योगदान, वो सारा हम जो उग्र राष्ट्रवादियों की जो विचारधारा उसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, उनके जो सिद्धांत क्या है उनकी हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये साधन, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि उग्र राष्ट्रवादियों के कोई 3 साधनों के नाम बताओ, या बहिष्कार से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय शिक्षा से क्या तात्पर्य है, ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध का क्या मतलब है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। तो इस जो स्लाइड में तो आपने देखा, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि उग्र जो राष्ट्रवादी हैं उनका योगदान क्या है पूरे जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें। विद्यार्थियों, यहां आप सामने देख पा रहे हैं जो उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, उग्रवादी जो विचारधारा थी, उनका क्या योगदान था पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में, या राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और हम यूँ कहें कि भारत को स्वतंत्र बनाने में इस विचारधारा ने जो मूवमेंट चलाया, हालांकि इससे पहले नींव तो उदारवादी जो विचारधारा वाले लोग थे, नेता थे, उन्होंने रख दी थी, लेकिन जो एक ब्रिटिश शासन की जो नींव हिलाने का जो काम किया और एक ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्ति दिलाने का जो महत्वपूर्ण जो काम किया, वो उग्र राष्ट्रवादियों का ही योगदान था। क्या क्या प्रमुख योगदान रहे आप देख पा रहे हैं। पहला जो पॉइंट, राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया, ठीक है। देखिए, इससे पहले राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, लेकिन वो एक शिक्षित जो वर्ग है उस तक ही सीमित था। एक मतलब आम जो आंदोलन, जन आंदोलन का रूप नहीं लिया था उसने। आम जो व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति, उनकी भागीदारी उसमें नहीं थी, क्योंकि वो प्रतिवेदन, प्रतिनिधि मंडल, प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश शासन से अपनी मांगों को पूर्ण करवाते थे, और इस प्रकार का कोई विरोध भी नहीं था। और उन प्रतिनिधि मंडलों में केवल जो शिक्षित वर्ग, जो उच्च वर्ग के जो कुछ कांग्रेस के नेता थे, उनकी ही भागीदारी थी, वही ब्रिटिश शासन की कुछ विरोध करते थे, और उनसे ही वो भिक्षा याचना, जिसको नाम दिया उग्रवादियों ने, वो करते थे, ठीक है। लेकिन जो उग्र राष्ट्रवादियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा कि इन्होंने जो अपनी रचनात्मक जो नीति अपनाई, चाहे बहिष्कार की बात करें, स्वदेशी की बात करें, निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करें, तो ये जो एक तरह से जो रचनात्मक जो इनके तरीके थे, राष्ट्रीय शिक्षा, तो इसमें जन भागीदारी पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया था कि ब्रिटिश शासन की अगर नींव हिलानी है, ब्रिटिश शासन को अगर उनकी जड़ों को कमज़ोर करना है, तो फिर एक जन आंदोलन का इसको रूप देना होगा, और ये इन्होंने किया। जैसे कि आपने देखा है कि लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने अपने जो मराठा और केसरी जो समाचार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध किया, ब्रिटिश जो उनकी जो भी विरोधात्मक जो नीतियां थी भारतीयों की, उनका एक आम जन तक उनको पहुंचाया। इसके अलावा जो आध्यात्मिक तरीके से जो जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, उनको एक तरह से साधन बनाया। इसके अलावा विपिन चंद्र पाल ने दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल में, तो इन तरीके से एक आम व्यक्ति को उस ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने जोड़ दिया। तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान उनका था। दूसरा जो आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन में बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा जैसी जो रचनात्मक जो कार्यक्रम थे, रचनात्मक तरीके थे, इन पर इन्होंने बल दिया था। इससे पहले एक जो आपने देखा कि संवैधानिक तरीकों के द्वारा केवल ब्रिटिश शासन का विरोध किया जाता था शांतिपूर्ण तरीके से, और प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल और प्रतिवेदन के द्वारा ही अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये जैसे रचनात्मक साधनों को अपनाने पर बल दिया कि इन तरीकों से जो ब्रिटिश शासन है, हम ब्रिटिश वस्तुओं की, संस्थाओं की, उनकी शिक्षा की, उनकी जो न्यायालयों की, उनका विरोध करेंगे, उनमें भागीदारी नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, तो ब्रिटिश शासन एक तरह से हिल जाएगा, ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया जाएगा। और स्वदेशी पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो ब्रिटिश शासन एक तरह से कमज़ोर हो जाएगा। तो उस पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया। तो रचनात्मक कार्यक्रम जो ये देखे आपने, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे, इन पर काफ़ी इन्होंने बल दिया था। तो ये भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था।
नेक्स्ट तीसरा जो विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। देखिए इससे पहले जो उदारवादी जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उदारवादी कांग्रेस के नेतृत्व में, तो उसमें क्या था, उसमें पूर्ण स्वराज्य का तो उद्देश्य था ही नहीं, उसमें उद्देश्य था औपनिवेशिक स्वराज्य का। मैंने पहले भी कहा, क्योंकि वो ब्रिटिश शासन को तो वरदान मानते थे, न्यायप्रिय मानते थे, उनके प्रति भक्ति करते थे और वो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए बेहतर मानते थे। लेकिन यहाँ उग्र राष्ट्रवादियों ने अपना लक्ष्य ही औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य का निर्धारित किया था। ब्रिटिश शासन में सुधार लाना नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन को अंत करना, ये इनका लक्ष्य था। तो ये जो लक्ष्य निर्धारित करने का जो इनका योगदान था, यही कारण था कि आगे चलकर हमें जो पूर्ण रूप से आज़ादी मिली। तो जो उग्र राष्ट्रवादियों ने पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य निर्धारित किया था और उसी को लक्ष्य बनाते हुए उन्होंने अपना जो पूरा मूवमेंट, पूरा आंदोलन जो चलाया था, ये इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, भारतीयों में संघर्ष, त्याग, बलिदान, आत्मसम्मान, इन भावनाओं को एक तरह से प्रेरित करना, प्रचार प्रसार करना, इनको प्रोत्साहित उन्होंने किया। क्योंकि इससे पहले जैसा कि मैंने कहा, केवल शिक्षित वर्ग की भागीदारी थी उस आंदोलन में, आम जनता की बात न तो पहुंचती थी और न उनकी कोई भागीदारी थी सीधी सीधी। लेकिन यहाँ ब्रिटिश जो उग्र राष्ट्रवादियों ने आम जनता को भी उस आंदोलन का हिस्सा बना दिया, जो स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से एक तरह से वहाँ उन्होंने एक स्वावलंबन पर बल दिया, आत्मसम्मान की बात करी, उन्होंने त्याग बलिदान की भावना, संघर्ष की भावना जो उन्होंने ये उभारी, ये एक भारतीय जनता में मैसेज दिया कि जब तक त्याग बलिदान संघर्ष के द्वारा ही हम ब्रिटिश शासन का समूल विनाश कर सकते हैं, ब्रिटिश शासन का अंत कर सकते हैं। और ये जो भावना है उन्होंने आम जन में एक तरह से प्रेरित कर दी। तो इससे हुआ ये कि वो एक जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन था वो जन आंदोलन बन गया और ब्रिटिश शासन को एक तरह से उखाड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो ये इनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट जो आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं, राजनीतिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर बल दिया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। इससे पहले केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की जा रही थी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं थी। और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात थी, वो भी औपनिवेशिक स्वतंत्रता की बात थी, पूर्ण की बात नहीं थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ इन्होंने न केवल पूर्ण रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करी, बल्कि जो उग्र राष्ट्रवादियों ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात करी। इन्होंने कि ब्रिटिश जो अध्यात्म और जो संस्कृति, ब्रिटिश जो भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, उसकी गौरव को बनाए रखने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। भारतीय जो धार्मिक जो पर्व थे हमारे, जैसे गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, दुर्गा पूजा, इनको एक तरह से माध्यम बनाया राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने का। तो कहीं कहीं एक तरह से जो आध्यात्मिक जो पतन जो ब्रिटिश शासन ने हमारा करने का प्रयास किया था, भारतीय संस्कृति की बजाय जो ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति को प्रचारित किया था ब्रिटिश अपनी शिक्षा के माध्यम से, तो कहीं कहीं जो उग्र राष्ट्रवादियों का जो लक्ष्य था वो न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करना था, उनका मानना यह था कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर भी जोर देना होगा और उस तरीके से भी, और वो उसके लिए उन्होंने विभिन्न रचनात्मक तरीके अपनाए थे। तो ये विद्यार्थियों सारे आपने जो योगदान देखे उग्र राष्ट्रवादियों के, तो इन सारे योगदान का ही परिणाम था कि अंततः ये जो मूवमेंट आगे चला और फिर अंततः हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो उग्र राष्ट्रवादियों को लेकर विद्यार्थियों जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अगर आपसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है निबंधात्मक उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर, तो आप ये सारे पॉइंट जो भी इस वीडियो में और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं उनका सबका जिक्र आप कर सकते हैं। या फिर इनमें से स्पेसिफिक अगर कोई पॉइंट आपसे पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, तो आप आराम से इन पॉइंट्स का सहारा लेते हुए आप अपने उत्तर को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। इन सारी जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, इनको आप नोट करके और इनको याद कर सकते हैं और इन पॉइंट को अपने शब्दों में एक तरह से मैंने आपको समझा दिया तो उनको समझ लें और फिर आप आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा।
और यही कि आप इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा करते रहें, अन्य साथियों को भी जोड़ें जिससे कि उनको भी लाभ मिले, और अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आप ज़रूर देते रहें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।